नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा यूपीएसआई 2025 के लिए जो आज वीक में बाद के 3 दिन हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं, उस मॉक टेस्ट के क्रम में यह हमारा आज 16 नंबर का मॉक टेस्ट रहने वाला है। कल हमने 15 नंबर का मॉक टेस्ट किया था, उसमें मैं आपको केवल 36 क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा पाया था। हालांकि जो 4 बाद के क्वेश्चन आपके रह गए थे वो क्वेश्चन मैंने कर दिए थे आपको पीडीएफ में, मैंने वो किए थे, लेकिन क्या था कि माइक बीच में ऑफ हो गया, पता नहीं चल पाया और वीडियो रिकॉर्ड हो गई लेकिन उसमें वॉइस नहीं आई। तो मैंने हालांकि उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, पीडीएफ को डाउनलोड आप जहां से करोगे उसका नाम है, आपका टेलीग्राम चैनल का नाम है द मैथ्स 247। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो जीएस वगैरह के इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसका सॉल्यूशन 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो सॉल्यूशन आप उसका देख सकते हैं। ठीक है, मैंने हालांकि वो अभी पीडीएफ अपलोड नहीं की, मैं थोड़ी ही देर में उसको पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 16 नंबर का मॉक टेस्ट रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस मॉक टेस्ट में हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जो 2017 के जब हम मॉक टेस्ट को एनालिसिस किया मैंने, तो उसमें मैंने पाया कि इसमें मैक्सिमम पार्ट आपका मैथ्स का होता था। 1-2 क्वेश्चन आपका आ गया रीजनिंग का तो आ गया, लेकिन जब मैंने 2021 के पेपर को एनालिसिस किया तो उसमें आपको मैंने पाया कि 20 से 25-30% आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट आता है, यानी कि 21 का जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन है उसमें आपको 20 से 25% रीजनिंग का पार्ट मिलता है। तो मैं उसी पैटर्न पे, मैंने आपको 2017 के पैटर्न में भी क्वेश्चन कराए, अब 2021 के पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने ये स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के रखे हैं, उसके बाद अब मैथ्स के क्वेश्चन हैं, आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ये क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें पहला लेटर और आखिरी लेटर कट के आप अल्टरनेटिव जो आपका वर्ड होता है उसके पास चले जाते हैं। जैसे इसमें पहला लेटर ये कट जाएगा तो इसके बाद ये वाला लेटर आ जाएगा। अब इसके साथ क्या होगा, ये वाला लेटर आपका कट जाएगा तो आपको जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा CELERATI। ये आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है। 9 किलोमीटर हम मान लेते हैं उसको कहाँ चलता है, हम मान लें तो उत्तर की दिशा में चलता है 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर चला, उसके बाद कहाँ मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं यानी कि फिर ऊपर की ओर मुड़ जाता है, तो 12 किलोमीटर चलता है। और यह अंत में पाया जाता है कि वह उत्तर की दिशा है। बिल्कुल, ये तो अच्छा मामला हो गया हमारे साथ, उत्तर की दिशा में है। तो उत्तर की दिशा सम्मुख है, तो उसने उस स्टार्टिंग में जो 9 किलोमीटर की दूरी चली वो किस दिशा में चली, उत्तर की दिशा में ही चली, उत्तर की ही दिशा में चली, यानी कि नॉर्थ की दिशा में ही चली। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ये आपके पास कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कथन क्या दिया हुआ है, मैं कोई लाल गुलाब नहीं है, यानी कि कोई रेड है वो हमारे पास गुलाब नहीं है, गुलाबी नहीं है, यानी कि पिंक नहीं है। तो रेड और पिंक में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई गुलाबी भूरा नहीं है, तो कोई गुलाबी भूरा यानी कि ब्राउन नहीं है, तो ब्राउन और पिंक में भी कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसने निष्कर्ष में क्या बोला, सभी लाल भूरे हैं। देखो, सभी लाल भूरे हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो हमारा ये आंसर निष्कर्ष नहीं होगा सही। कुछ भूरे लाल हैं, क्या कुछ भूरे लाल हैं, कुछ भूरे लाल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, और जहाँ पे हो भी सकते नहीं भी हो सकते का केस आए तो वो निष्कर्ष हमारा सही नहीं होता, वो कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ये भी कथन और निष्कर्ष का है। सभी वीट यानी कि सभी जो गेहूं है, सभी जो गेहूं है वो सभी गेहूं क्या है, भूरे हैं। सभी गेहूं भूरे हैं यानी कि ये ब्राउन है। ठीक है, कुछ भूरे चीनी है, कुछ भूरे क्या है दोस्तों, कुछ भूरे चीनी है। चीनी को हम शुगर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, सभी चीनी सफेद है, तो सभी चीनी जो आ जाएंगी सफेद वाले उसके अंदर आ जाएंगी। सभी चीनी क्या हो जाएंगी, सभी चीनी सफेद वाले इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सफेद हो जाएंगी, वाइट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, कुछ गेहूं चीनी है, क्या कुछ गेहूं ये वाइट जो है ये चीनी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, या जब ये केस बने कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते तो वो निष्कर्ष हमारा गलत हो जाता है।
इसने बोला कि कुछ सफ़ेद गेहूं है, कि कुछ सफ़ेद गेहूं वाइट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी कि ये भी हो भी सकते नहीं भी हो सकते वाला केस है, यानी कि ये भी हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा इसका, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहना चाह रहा है, देखो दी गई श्रृंखला में हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह का, इसका आंसर बताना क्या होगा। समझेंगे ध्यान से क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न फॉलो हो रहा है डी, डी 4 नंबर पे आता है, डी के बाद एच 4 नंबर पे आता है, उसके बाद 4 नंबर पे जो आएगा वो आएगा, यानी कि 4 8 12, 12 के बाद होगा 16, 16 के बाद 20, बिल्कुल सही है, यानी कि 12 नंबर पे एल आ जाएगा। अब अगर एल आ जाएगा तो यानी कि के आंसर नहीं हो सकता और जे आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 6, 6 के बाद 12, यानी कि 6 और 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, यानी कि एल के साथ 18 आएगा। एल के साथ 18 आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है। आज गुरुवार है, 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। 63 दिन यानी कि 7 से कट जाएगा, 7 9 63, यानी कि इसमें कोई भी विषम दिन नहीं आएगा हमारे पास, कोई भी विषम दिन नहीं आएगा। तो अगर कोई भी विषम दिन नहीं आएगा तो उस दिन भी हमारा गुरुवार ही होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहना चाह रहा है TEN, टी आता है हमारा 20 नंबर पे, ई आता है हमारा 5 नंबर पे, एन आता है हमारा 14 नंबर पे। इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 39। 39 किस तरीके से 12 से आपका रिलेटेड है ये ध्यान बताना है। उसके बाद ई कितना होगा 5, 5 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 18 आएगा, 18 और 1 19, 19 और ये हो जाएगा आपके पास 24। 24 से क्या रिलेशन है, देखो ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताओ 3 9 27 होते हैं, 27 भी नहीं हो रहा। देखो डिजिटल सम लगाओ, डिजिटल सम लगाओगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, डिजिट का सम 12 हो जाएगा। तो 9 और 3 12, तो ऐसे ही 2 का सम 2 और 4 कितने होते हैं, 6 आ जाएगा। यानी कि डिजिट का सम लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है, डिजिट का सम, डिजिट का सम आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, डिजिट सम आपका यहाँ पे लग रहा है कोड। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है। 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं, उनमें से एक ने दूसरी की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए और दूसरा उसका प्राप्त अंक उसके प्राप्त अंक उनके प्राप्त अंकों से 55% योग के 55% उनका प्राप्त अंक बताना है। ओके, ध्यान से समझेंगे, देखो एक बार अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। इसने बोला कि एक व्यक्ति, हम मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है हमारे पास, एक व्यक्ति बी है। हमने मान लिया कि बी ने जो है x अंक प्राप्त किए, तो ए ने उससे 22 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि इतने प्राप्त किए। इसने बोला कि जो बाई है, जो ए है, मतलब जिसने अधिक अंक प्राप्त किए, उसके जो प्राप्त अंक हैं उनके प्राप्त अंक के योग के 55% के बराबर है। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 22 प्लस एक्स जो हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2x प्लस के 22 के 55% के। ठीक है, 55%, 55/100 कह देंगे हम। इसको 5 से काट देंगे 11 बार, इसको 5 से काट देंगे 20 बार, तो 11/20 आ जाएगा। अब क्या होगा मुझे आप बताइए, इस 20 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 20 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपके पास 20x, और ये बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22x, और प्लस हो जाएगा आपके पास कितना 242 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा आपके पास 198, और 198 बराबर हो जाएगा आपके पास 2x। तो x का जो मान आ जाएगा दोस्तों वो 198/2, यानी कि कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर आपके पास 99 हो जाएगा। यानी जो b है उसको जो प्राप्त अंक है उसके प्राप्त अंक 99 है, तो a के प्राप्त अंक कितने होंगे 121 होंगे, यानी कि ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। IITPSR, ये एक वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें पुनर्व्यवस्थित करना है और एक अच्छा ऐसा वर्ड बनाना है जिसका कोई अर्थ हो, और उसके समानार्थी अर्थ बताना, यानी कि उसका सिनोनियम बताना। तो ये जो वर्ड बनेगा आपका, ये बनेगा स्पिरिट, SPIRIT। देखो ये स्पिरिट एक आपका वर्ड बनेगा, और स्पिरिट का मतलब होता है दोस्तों ऊर्जा, ऊर्जा स्पिरिट का मतलब होता है। हालांकि इसका मतलब आत्मीय ऊर्जा होता है, तो इसका ऊर्जा मतलब होता है, ऊर्जा का मतलब होता है सिनोनियम, इसका हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कहना चाह रहा है एक ट्रेन x दूसरी ट्रेन y जिसकी लंबाई x की लंबाई की 2 गुनी अधिक है 20 सेकंड में विपरीत दिशा में चल रही पार कर देती है। ठीक है, ट्रेन x 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर देती है और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन बाई कितनी गति में चलेगी ये बताने, ट्रेन बाई की गति बतानी। देखो ध्यान से समझेंगे।
हम मान लेते हैं जो ट्रेन एक्स है दोस्तों, उसकी लंबाई एल मीटर है। एल मीटर मैंने उसकी लंबाई मान ली। तो जो यहाँ से बाई की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? देखो इसने बोला है कि 2 गुना अधिक है। अगर 2 गुना अधिक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 3 L मीटर, यानी कि 2 गुना अधिक है, 1 गुना है ही तो 3 गुना हो जाएगा। बात आ गई समझ में? इसने बोला कि एक्स जो है वो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 15 सेकंड में पार कर देता है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ, देखो मैं मान लेता हूँ ट्रेन जो है वो 250 मीटर के प्लेटफॉर्म को, और एल उसकी लंबाई हो जाएगी, और ये जो पार कर रहा है वो कितने 30 सेकंड। तो हम इसके बराबर हो जाएंगे, देखो आप इसके बराबर कर देंगे, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई बराबर लंबाई कर देंगे मीटर चाल की मल्टीप्लाई समय से करके। तो 30 गुणा कितना हो जाएगा? 30 गुणा 15 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप एल का मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 45 45 में से 250 जाएंगे 200 आएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो एक्स ट्रेन है मेरी उसकी लंबाई 200 हो जाएगी। इसकी जो लंबाई हो जाएगी दोस्तों वो 200 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 600 मीटर। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि जो ट्रेन बाई है उसकी गति कितनी होगी। तो ट्रेन बाई की गति निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से समझेंगे। इसने बोला है कि x की 2 गुनी है। इसने बोला कि 20 सेकंड में विपरीत दिशा में पार कर देती है। मुझे बताओ विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो जो दोनों की ट्रेन है, दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड होगी। तो दोनों ट्रेन की लंबाई ऐड होगी, यानी कि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो वे एक दूसरे की दूरी को ही पार करेंगे। तो अब वो सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी? उनकी सापेक्ष स्पीड हो जाएगी। देखो x की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। बाई की हमें निकालनी, बाई की मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, x मान लेता हूँ। और कितने सेकंड में पार कर देती है? 20 सेकंड में पार कर देती है। तो 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 800 बटे 20 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा दोस्तों आपके पास 30 प्लस के x। यहाँ से x का जो मान आपका आ जाएगा, 40 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 10 मीटर पर सेकंड आपके पास x का मान आ जाएगा। x का मान अगर 10 मीटर पर सेकंड आ गया तो यानी कि बाई की जो चाल हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए बात को? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कहना चाह रहा है? देखो 2 बर्तन है, देखो मिक्सचर और एलिगेशन अभी मैंने आपको खत्म कराया है, ठीक है, कल ही हमने ख़त्म किया है। तो आप इस मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन को घर से करके देखेंगे, आप एक बार करके देखेंगे। मैं इसका एक बार सही करके लिख देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बाद में बाई नहीं है, ये एक्स अपॉन बाई का आंशिक मान बताना है, और आपको करके बताना है ये क्वेश्चन। मैंने आपको मिक्सर और एलिगेशन कराया है, बहुत अच्छे से कराया है, सारे क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आपको ये बताना है मुझे। तो ये एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन बाई का आंशिक मान बताना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 12। ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को क्या ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसने बोला है कि ए और बी का लाभ प्रतिशत प्रत्येक वस्तु को 8,400 रुपये में बेचने पर समान है, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या है? समान है। दूसरी बात इसने दी क्या रखी है? दे रखी है दोस्तों ये कि ए ने बिक्री मूल्य पर अपने लाभ का क्या करा? गणना की, जबकि बी ने लागत मूल्य पर अपने लाभ की गणना की, और उनका लाभ जो है 33 से ही 1/3% हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों, अगर ए की बात करता हूं और यहाँ पे अगर बी की बात करता हूं, बी ने क्या करा? लागत मूल्य पर अपने उसकी गणना की, अपने किसकी? लाभ की गणना की। तो 1/3 का लाभ हुआ उसको, एक का लाभ हुआ 3 पे, तो 3 हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा 3, और 4 कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट। तो आपके पास एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 4 यूनिट। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब इसने क्या काम करा? इसने अपने लाभ की जो गणना करी दोस्तों वो किस पे करी? वो विक्रय मूल्य पे करी, यानी कि 1/3, और 3 क्या हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा एसपी, और ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट। अब एसपी में से अगर प्रॉफिट घटाएंगे तो तभी तो हमारे पास सीपी निकल के आएगा। तो ये सीपी जो हो जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आ गई? बोलो, आपको यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक चीज़ यहाँ से मुझे बतानी है, क्या इसने बोला है कि इतने रुपए में बेचने पर, यानी कि दोनों वस्तु जो है 800, दोनों वस्तु क्या है आपको 8,400 रुपये है दोनों वस्तु, 8,400 रुपये दोनों वस्तु है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये दोनों वस्तु को बेचा जा रहा है तो ए ने कितने रुपये में बेचा? यानी कि 3 की वैल्यू है, ये 3 की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास कितना? 1 यूनिट का मान हो जाएगा आपके पास 2800। अब यहाँ से आपको सीपी निकालना है। 2800 अगर 1 यूनिट का मान हो गया तो हमें 1 यूनिट का मान ही तो बताना है।
भाई 1 यूनिट का मान ही तो प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारे पास, ए का प्रॉफिट हो जाएगा ये। अब इसका प्रॉफिट निकालना, तो देखो एसपी कितना है 4, तो ये 4 यूनिट का मान हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4 हो जाएगा। यानी कि इसका जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, बी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना, हमें दोनों का प्रॉफिट बताना, दोनों का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, यानी कि 2800 प्लस 2100 ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4900 आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों का लाभ जो होगा वो 4900 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उनके लाभ का योग बताना था ना, हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 13। एक ही बिंदु पर 3 एथलीट हैं हमारे पास, ए बी सी, एक ही बिंदु पर है 3 एथलीट, एक ही बिंदु पर 3 एथलीट हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। 5 मिनट के बाद बी 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू कर देता है। साथ ही सी भी क्या करता है, 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू कर देता है। ए को पकड़ने पर सी ने कितनी दूरी चल दी, ये बतानी है आपको। ओके ओके, एकदम ओके बात है। देखो समझेंगे बात को। देखो ये एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति क्या है, बी है। अब हमें, क्योंकि हमें बताना है ए और सी का रिलेशन बताना है, तो ए और बी का कोई मतलब रह नहीं जाता, आपको सी के साथ खेलना है, आपको ए और सी के साथ खेलना है। ए ये है आपके पास और एक सी है ये, ठीक है। ऐसा नहीं, आप इसको उल्टा करो, ये सी इधर लिखो, ए इधर लिखो, ये सी है इधर और ये ए है दोस्तों इधर। आप मुझे बताओ, ए अगर इस बिंदु से, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु से चलने शुरू हुए हैं, एक ही बिंदु से चलने शुरू हुए हैं, तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, जो ए है उसने 40 मीटर प्रति मिनट की गति से क्या कर दिया, 5 मिनट के चलना शुरू करा है, वो 40 मिनट प्रति मिनट की गति से चलना शुरू करा है, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 200 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो 200 मीटर की हो जाएगी, 200 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया, अब सी कहाँ है, यहाँ पे ए आ गया और सी यहाँ पे खड़ा है अभी। अब सी क्या है कि 60 मीटर प्रति मिनट की दूरी से चलना शुरू करता है, तो आप मुझे बताइए ये दूरी कितनी तय करेगा। देखो इनके बीच की दूरी है, तो आप मुझे बताइए एक चीज़, आप मुझे बताइए ये 200 मीटर की दूरी तय हो गई। आप मुझे बताइए ये भी आगे चल रहा है और ये भी इधर की आगे चल रहा है, तो इनकी सापेक्ष जो दूरी हो जाएगी उनका अंतर आएगा, तो 40 और 60 का अंतर कितना आ जाएगा, 20, यानी कि जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो 20 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, 20 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, ठीक है। अब 20 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी, तो आप मुझे बताओ इसको समय कितना लगेगा। आप 200 को डिवाइड कर दो, किससे, 200 को 20 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। अब इसने पूछा कि सी ने कितनी दूरी तय कर दी, तो सी ने जो दूरी तय कर दी भैया उसकी चाल कितनी है, 60 मीटर प्रति मिनट, और 10 मिनट तक वह चला, तो कितने मिनट चल गया, 600 मिनट चल गया। बात समझ में आ गई, 600 मिनट चल जाएगा। कैसे चल जाएगा 600 मिनट, 10 गुणा 60, तो 600 मिनट चल जाएगा, आप 600 मीटर चल जाएगा। आप समझ पा रहे हो बात को, तो आंसर जो हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझेंगे एक बार। देखो आपको मैं बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन आपका सामने लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन का जो सिंप्लीफाई रूप है, उस सिंप्लीफाई रूप को मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो समझेंगे बात को, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान भी है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान से आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 100 माइनस 99 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 99 लिख सकता हूँ, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्लस, ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ 98 प्लस 97, और फिर लिख सकता हूँ कितना, फिर कितना लिख सकता हूँ, फिर लिख सकता हूँ 98 माइनस 97, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे चल के हम लिख सकते हैं 12 और प्लस 11, और ऐसे ही लिख सकते हैं 12 माइनस 11। आप यहाँ से एक चीज़ समझेंगे, क्या समझेंगे, देखो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो इसका मतलब आएगा 1, इसको सोल्व करूँगा इसका मतलब आएगा 1, इसको सोल्व करूँगा इसका मतलब आएगा 1, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी लाइन बन जाएगी, ये जो आपकी सीरीज बन जाएगी, वो बन जाएगी 100 प्लस 99
+98 +97, फिर इसी तरीके से आपकी जाते हुए ये 12 + 11 बन जाएगी। ये आपकी एक सीरीज बन जाएगी। अब इसमें आपको सम बताना है सबका, तो सम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप एक चीज़ कर दीजिए यहाँ से, या तो आप निकाल दीजिए, देखो आप यहाँ से दो चीज़ कर सकते हैं। या तो आप निकाल दीजिए, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए कि n पदों का सम कितना होता है। n पदों का सम कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। बात आ गई समझ में? अब इसमें एक चीज का ट्विस्ट है, क्या है? आप जब इसका वैल्यू निकालोगे तो आप 1 से लेके 100 तक की वस्तु का, 1 से लेके 100 तक की किसका निकालोगे? 1 से लेके 100 तक के नंबर का निकालोगे। 1 से लेके 100 तक के नंबर का जब निकालोगे तो 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 101 आ जाएगा, और बटे हो जाएगा 2। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 50 की इसमें, तो 50 कितना हो जाएगा? 50 0 50 हो जाएगा। समझ गए बात को? इतना आ जाएगा, सॉरी ये 1 0 ज़्यादा लग गया, ये इतना आ जाएगा आपके पास, 50 50 आ जाएगा जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो 55 50 आ जाएगा, 0 तो है ही, 5 × 5 0, और 5 × 5 आ जाएगा। ठीक है, 50 50 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है? क्योंकि हमारे पास 11 से वस्तु 11 से हैं, तो यानी कि 1 से लेके 10 तक का भी हमें निकालना पड़ेगा। और 1 से लेके 10 तक का जब निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू 11 आ जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 2। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू होगी दोस्तों, इसका जो आंसर आपके पास निकल के आएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 50 और 50 माइनस के 55। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 4995 आंसर आ जाएगा। 4995 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर इसका सही उत्तर आपके पास हो जाएगा 4995। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? देखो, ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। बी ए से 25% कम कुशल है। बी जो है ए से 25% कम कुशल है। ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे इनकी क्षमता निकाल लेंगे बी और ए की। बी क्या है? 25% कम कुशल है, यानी कि ये अगर 4 इसकी क्षमता है और ये हो जाएगा 3, इनकी दक्षता हो जाएगी। ठीक है, ए अकेले कुछ दिनों तक कार्य करता है और फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है। देखो आप मुझे बताइए, ए एक कार्य को निश्चित दिनों में 18 दिनों में कर सकता है, तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए की क्षमता कितनी है? 4 है, और वो 18 दिनों में काम कर सकता है, तो 18 × 72, यानी कि टोटल जो काम हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब जो क्वेश्चन दिया है वो उसको समझेंगे। उसने बोला है कि ए अकेले कुछ दिन तक काम करता है। ए अकेले कुछ दिन तक काम करता है, 4 की इफिशियंसी से मान लेता हूँ x दिन तक काम करता है। कुछ दिन तक काम कर देता है, कुछ दिनों तक कार्य करता है, और फिर बी उसके साथ जुड़ जाता है। अब क्या होगा? अब बी इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 3 + 4 क्षमता हो जाएगी। जुड़ जाते हैं, दोनों कार्य पूरा होने तक एक साथ कार्य करते हैं, और संपूर्ण कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे x दिन लगे तो यहाँ पे 12 माइनस के x दिन लगेंगे, इतने दिन में पूरा कार्य हो जाए। और टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य है आपका 72। यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4x प्लस के, ये हो जाएगा आपके, सॉरी माइनस के हो जाएगा आपके पास 7x, और ये हो जाएगा 12 7 84, प्लस के हो जाएगा आपके पास 84, और बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 72। ठीक है, ये आप इधर ले जाओ माइनस, और ये इधर ले आओ। आप यहाँ पे 3x बचेंगे और इधर ले जाएंगे तो 12 बचेगा। 12 बराबर आ जाएगा आपके पास 3x। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 4। इसने क्या बोला है? a और b मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं? तो मिलकर कितने दिन तक कार्य करेंगे? 12 माइनस के 4 हो जाएगा, 12 माइनस के 4 हो जाएगा कितना? 8 दिन तक कार्य करेंगे। मिलकर 8 दिन तक वो कार्य करेंगे। समझ में आपको बात आ गई एकदम कि नहीं आ गई? बहुत ही 3 लाइन में मैंने आपको आंसर बताने की कोशिश की है। आप बस जो मैं बताता हूँ ना चीज़ें, जो मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया करें। आप जो मैं बोलता हूँ आप उस पर ध्यान दिया करें। बहुत आसानी से देखो 3 लाइन में हमने इसका आंसर कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक खुदरा विक्रेता किस वस्तु को किसी वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट प्रदान करता है। कैसे? 20% की 2 छूट क्रमागत, उसके बाद 20% की छूट के बाद 10% की छूट, उसके बाद 30% की छूट। किस योजना के तहत विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? ध्यान रखना, विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। अगर विक्रय मूल्य अधिकतम होगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारे पास
विक्रय मूल्य अधिक होगा तो हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो कम होगा। तो किस में कम होगा ये बताना है। आप एक बात ध्यान से समझेंगे, 20% की दो क्रमागत छूट है तो 20 और 20 40, 40 में से आपको 20 और 20 40 में 36 आएगा। देखो 20 ये हो जाएगा माइनस के 20, फिर माइनस के 20, इसमें सक्सेसिव लगा देंगे और प्लस के हो जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा 40 में 4 यानी कि 36% आ जाएगा इसमें डिस्काउंट। अब इसमें कितना डिस्काउंट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 20 और 20 माइनस के 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 10 से 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास 30, 30 में से 3 नहीं 2 आएगा ना, सॉरी 2 आएगा ना, 2 तो 2 आएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 28% डिस्काउंट। ठीक है, और ये आपके पास 30% डिस्काउंट है। तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे कम डिस्काउंट किस पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आंसर क्या होगा वही, जिस पे सबसे कम डिस्काउंट आएगा उसमें ही सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा, यानी कि एसपी उस पर ही सबसे ज़्यादा होगा। 14,000 रुपये की धनराशि के कुछ भाग को 6% और कुछ भाग को 7% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि एक साल के अंत में जो प्राप्त ब्याज है वो 940 रुपये है तो 6 वर्ष और इसके अनुपात बताना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एलिगेशन आप लगा देंगे। 6% है एक हमारे पास और एक हमारे पास 7% है। और दोस्तों मुझे बताओ एक साल में इतना हमारे पास क्या होता है, आप मुझे बताओ इतना क्या होता है हमारे पास लाभ होता है, ब्याज होता है, तो कितने पे होता है 14,000 पे होता है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो 14 सत्ते कितने होते हैं बोलो, 94 होते हैं कि 14 छंग, भाई 14 कर जाएगा, 14 छंग तो 84 होते हैं ना, 14 छंग 84 होते हैं। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से कट जाएगा 7 बार और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 47/7 आ जाएगा, इतने प्रतिशत आ जाएगा ओवरऑल। भाई ओवर देखो इसमें क्या दिया है कि 6% का इस पर कोई लाभ होगा, इस पर कोई लाभ होगा और ओवरऑल लाभ इतना है, तो ओवरऑल लाभ की ही हमने परसेंटेज निकाल ली, फिर उसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो 7 की सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, 7 की मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 42, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 49 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 47। तो इसमें आप एलिगेशन लगा दीजिए। आप जब एलिगेशन लगाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 5, ये बचेगा आपके पास 2, तो 2:5 के अनुपात में वस्तु 2:5 के अनुपात में धनराशि वितरित होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राम जी का जन्म उनके पिता के जन्म से 30 वर्ष के बाद हुआ। ठीक है, अगर राम जी का जन्म मान लीजिए राम जी यहाँ है, ठीक है, और उनके पिताजी यहाँ हैं, उनके फादर मान लीजिए यहाँ। अब जब राम जी का जन्म हुआ तो ये उनके फादर कितने के, उनके फादर 30 साल के थे और ये हमारे पास 0 साल के थे, यानी कि पैदा हुए थे। और राम की बहन का जन्म राम की माँ के जन्म से 25 वर्ष के बाद हुआ, यानी कि राम जी की बहन मान लीजिए सिस्टर और मदर मान लीजिए, अगर मदर 25 साल की है तो सिस्टर कितने 0 साल की है, पैदा हुई है। राम के परिवार की औसत आयु अभी 26.25 वर्ष है। राम की बहन अब से 4 वर्ष के बाद शादी करेगी और परिवार छोड़ देगी, तब परिवार की आयु का योग 107 वर्ष हो जाएगा। राम के पिता की आयु बतानी कितनी होगी। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कितना खतरनाक आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से आप इसको एक बार समझेंगे, आप एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ दोस्तों तो बहुत आसानी से कर पाऊँगा। क्या मैं इनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में ना मान के मैं इनको एक वेरिएबल में मान लेता हूँ। मैं इनको वेरिएबल में एक बार मान लेता हूँ। कैसे? मैं मान लेता हूँ क्या, मैं मान लेता हूँ राम जी के पिताजी की जो आयु है, जो राम जी के पिताजी की आयु है, पिता यानी कि फादर की जो आयु है, मैं मान लेता हूँ उनकी आयु है x बस। ठीक है, और उनकी माता जी की आयु जो है, उनकी मदर की जो आयु है वो है 22 वर्ष। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से जो राम की आयु हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी, राम की कितनी आयु हो जाएगी x माइनस के 30 वर्ष, और उनकी बहन की जो आयु हो जाएगी, उनकी बहन की, उनकी सिस्टर की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22 माइनस के 25 वर्ष। समझ पा रहे हो? जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब औसत आयु क्या हो जाएगी, औसत आयु हो जाएगी सबका योग बटे सबका योग। अब औसत आयु कितनी है उनकी 26 औसत आयु में लिख देता हूँ यहाँ पे 26.25। 26.25 का मतलब क्या हो जाएगा, सबकी आयु ऐड करनी पड़ेगी। सबकी आयु ऐड करोगे तो देखो x प्लस के 22 और x प्लस के 22 यानी कि 2x प्लस के 22 हो जाएगा।
2x+ के 2y हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके -55, और बराबर बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा आपके पास 4। 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा, आप जब 4 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना आएगा बोलो, ठीक है कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 की मल्टीप्लाई 25 चौका 100, ये एक बन जाएगा, और 26 चौक कितने होते हैं, 26 चौक कितना, 25 चौका 100, और ये हो जाएंगे 4, 104, 105 हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास जो आ जाएगा ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2x+ के 2y माइनस के 55 बराबर 105 हो जाएगा। और यहाँ से हम x+ के y का मान अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 105 160 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद 80 आएगा, यानी कि x+ के y का जो मान है वो 80 है। बात को समझ गए यहाँ तक बात को समझ गए। अब 4 वर्ष के बाद की बात हो रही है, 4 वर्ष के बाद की बात, 4 वर्ष के बाद क्या हो जाती है, उसकी जो पुत्री है, उनकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, यानी कि जो उनकी बहन है, राम जी की बहन है, उनकी शादी हो जाती है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे करने की कोशिश करो। देखो 4 वर्ष की ऐड कर दो, 4 वर्ष को, सबको 4 वर्ष ऐड कर दो, कितना आ जाएगा मुझे बताओ। x में 4 वर्ष ऐड करेंगे तो x+ के 4 हो जाएगा, y में ऐड करेंगे तो y+ के 4 हो जाएगा। और दोस्तों साथ में आप मुझे बताइए, जब 4 वर्ष के बाद उनकी आयु हो जाती है कितनी, उस शादी हो जाती है, तो शादी के बाद वो परिवार छोड़ देती है, तो अब जो ऐड होगा वो केवल और केवल राम जी की आयु में ऐड होगा। और ऐड होने के बाद क्योंकि जो उनकी बहन है वो तो अब क्या छोड़ देती है, घर छोड़ देती है, तो अब जो 3 लोगों की आयु का सम हो जाएगा वो इतना हो जाएगा 107। आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका जो बनेगा ये 2x+ के y बनेगा, और 2x+ के y बन जाएगा आपका 107। समझ गए बात को, 125 सॉरी, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 125। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आप वैल्यू रख लो, बस सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ, y का मान निकालूँ, तो y का मान 80 माइनस के x आएगा, y का मान 80 माइनस x, तो यहाँ हो जाएगा 2x+ के 80 और माइनस के x बराबर कितना हो जाएगा 125। और यहाँ जो आएगा दोस्तों माइनस के x हो जाएगा ना, 80 इधर को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ बचेगा भैया 45, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा दोस्तों 45। और अगर x का मान 45 हो जाएगा तो जो y है, y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 35। यानी कि जो उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी की आयु है 45 वर्ष, और उनकी माता जी की आयु है कितनी, माता जी की आयु है उनकी कितनी, 35 वर्ष। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। 4 धनात्मक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो है 149 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या का 3 गुना और सबसे बड़ी संख्या का 4 गुना का योग ज्ञात कीजिए। ओके, 4 क्रमागत संख्याएं, 4 क्रमागत संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 149। तो आप ध्यान रखेंगे यहां से क्या संख्याएं आएंगी आपकी, बोलो क्या आपकी संख्याएं निकल के आएंगी। एक 149 आ रहा है ना, तो देखो इसको अगर बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, संख्याएं मान लेंगे। ठीक है, बेसिक से करने की कोशिश करेंगे। देखो विषम संख्याएं है ना, ठीक है, हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास क्या है, a है। दूसरी जो विषम संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a+ के 2 हो जाएगी। तीसरी जो विषम संख्या हो जाएगी वो a+ के 4 हो जाएगी। चौथी जो विषम संख्या हो जाएगी वो a+ के 6 हो जाएगी। अब इन सब का जो योग स्क्वायर दे रखा है, इन सब का स्क्वायर, और इन सब के स्क्वायर का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 149। बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से ना क्वेश्चन ही, चलो करके देखते हैं। तो a² 4a² हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4x 4a आएगा, और यहाँ पे 8a आएगा, और यहाँ पे 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 2 कितने होते हैं 20 और 4 24a हो जाएगा। तो हो जाएगा 24a, और प्लस के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यार 149 तो नहीं दे रखा होगा, यो 149 ही दिया हुआ है।
ठीक है, कोई नहीं। तो क्या दिया हुआ है, औसत भी तो है ना इसका, तो औसत चार से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे, दो दो दूनी चार, चार ही हो जाएगा। और 4 और 16 कितने हो जाएंगे, 4 और 16 हो जाएंगे आपके पास 20, 20 और 26 36 कितने हो जाएंगे आपके पास 56। तो 56 बराबर 4 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नम 36 का 6 और 14 चौका 56, है ना। 14 चौका 56 और कितना आ जाएगा 56 और 3 कितना आ जाएगा 59, यानी कि 576 आ जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से आप क्या करोगे, 4 से सबको डिवाइड कर दो। 4 से जब सबको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस के, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा आपके पास, 4 से डिवाइड कर दो ना सबको, ये आ जाएगा आपके पास 6 और प्लस आ जाएगा 14 चौका 56, 14 आ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 149। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के 6a और माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 135 और बराबर 0। और देखो 15 नम्मा कितने होते हैं, 135 होते हैं, तो 15 और 9 आ जाएगा, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, a के 2 मान बन जाएंगे, a के 2 कितने मान बन जाएंगे, a माइनस के 9 बन जाएगा और एक बन जाएगा a प्लस के 15। तो a का मान माइनस तो आ ही नहीं सकता, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। a बराबर 9 है तो ये तो वेरीफाई नहीं करेगा, बराबर 0 है ना, तो ये तो वेरीफाई नहीं करेगा। तो a बराबर कितना है 9, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बता 3 गुना 9 का, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। मैं एक बार अलग पेन से लिख देता हूँ, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा आपके पास 9 और जो बड़ी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी स्मॉल नंबर। अब जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी a प्लस के 6 और a प्लस के 6 बराबर हो जाएगी 15। आप इसको बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 6 का तो 9 का करना 3 गुना तो 9 27 हो जाएंगे और प्लस बड़ी संख्या का करना 4 गुना तो हो जाएंगे 60। तो 60 प्लस 27 कितना हो जाएगा 87। तो 87 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। समझ गए बात को, आगे समझ में बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 मीटर गुणा 0.4 मीटर गुणा 5 मीटर बीमा वाले दीवार का निर्माण करने के लिए 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप की आवश्यक ईंट की संख्या की गणना कीजिए। यदि दीवार 10% आयत गारे से क्या है बनी हुई है, 10% जो उसका आयतन है वो गारे से बना हुआ है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप एक काम करो, आप यहां से ना एक काम करो, देखो इसका आयतन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 गुणा 5 चौक 20 हो जाएगा। मैं इसको 2 लिख देता हूँ, मैं इसको 2 लिख 0.4 और गुणा 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 मीटर क्यूब हो जाएगा, 20 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ जाएगा। समझ गए बात को यहाँ तक, बात को यहाँ तक समझ गए। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर 20 आयतन आ जाएगा तो अब अगर इसको सेंटीमीटर में अगर मैं बनाना चाहूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 10 की पावर 6। भाई 10 की पावर 6 आ जाएगी ना, तो अगर मीटर को चेंज करें 10 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3, 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आ जाएगा। आप अब देखो ईंट जो है, ईंट का आयतन कितना है, ईंट का आयतन है दोस्तों 15 गुणा 8, ठीक है, 25 गुणा 15 गुणा 8 है, माफ़ी चाहूँगा, 25 गुणा 15 गुणा 8 है। तो 25 अट्ठे 200 और 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा आपके पास 3000, ये हो जाएगा आपके पास 3000 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास 3000 सेंटीमीटर। तो आप इसको डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे, किसको, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों। अच्छा इसमें एक चीज़ और बतानी है, हमें ईंटों की आवश्यकता पड़नी, तो जिसमें 10% गारा भी तो है, तो अगर 10% गारा है दोस्तों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 6, तो ये आयतन हो जाएगा। इसमें से 90% निकालना पड़ेगा, यानी कि 0.9 कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.9 कर देंगे। इसको अगर मैं 0.9 कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, ठीक है। 90% बचेगा ना, 90% ईंट से बना, तो ईंट है कितने आयतन की 3000 की, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा
आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18 और इसको डिवाइड करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से 1 कट जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9 दूनी 18, 18 से कटेगा 6, यानी कि 6 सा मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल यानी कि 6000 आंसर आ जाएगा, यानी कि 6000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। मान लीजिए n जो है वो बड़ा है 1 से, एक भाज्य प्राकृतिक संख्या है जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है, जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं है। n, ध्यान रखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है आपको। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, एक बार में आपको भाज्य संख्या का पता है। भाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है, ठीक है। इसका एक या एक से अधिक क्या होता है दोस्तों, एक या अधिक से अधिक धनात्मक भाजक होता है। ये बात आपको मैंने बताई थी, यानी कि जो भाज्य संख्या होती है वो एक या एक से अधिक संख्या से कट सकती है, खुद से भी कट सकती है और एक से भी कट सकती है और उससे अधिक से भी कट सकती है, ठीक है। अभाज्य संख्या आपको पता है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, यहां से आप एक काम करेंगे दोस्तों, देखो ये थोड़ा सा होल्ड रखते हैं इस क्वेश्चन को ना, अभी 1 मिनट होल्ड रखते हैं। मुझे लग रहा है इसमें मैंने कोई ना कोई गलती की है, मतलब मैंने कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत नोट किया है ये, क्योंकि पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तो मिस्टेक नहीं है। 1 मिनट को होल्ड रखेंगे, इसको क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की इतना बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 22। एक्स की मूल राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 10 रुपये है। एक्स का मान बताना। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। एक्स के अगर मैं मान लेता हूं, देखो 10% के 2 साल के लिए कितना होगा, 10% का 2 साल, 10% का 2 साल चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 21% हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21%, और जो एसआई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20%। इनका अंतर कितना आ रहा है 1%। तो ऐसी संख्या बतानी है जिसका 1% क्या हो 10 हो, ऐसी संख्या बतानी है जिसका 1% 10 हो। क्या 100 का 1% 10 होगा, नहीं होगा। 1000 का 1% 10 होगा, बिल्कुल होगा। आंसर आ जाएगा 1000। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार वास्तविक मूल्य पर 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो वास्तविक मूल्य है उसका, यानी कि 100 रुपये अगर वस्तु का वास्तविक मूल्य है तो उसको 115 रुपये अंकित करता है। मांग बढ़ने के कारण वह मूल्य में अतिरिक्त 10% की वृद्धि करता है। उसने 10% अधिक वृद्धि कर दी, उसने 10% अधिक वृद्धि कर दी। तो आप इसमें सिंपल है यार, ये तो 25 और कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 26 दशमलव कैसे, क्योंकि इसमें आप सक्सेसिव लगा दो। मांग बढ़ने पे वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि का मतलब तो वो अपना प्रॉफिट ही बना रहा है ना। अगर 100 रुपये की वस्तु है, पहले उसने 15% बढ़ाई, फिर उसने 10% बढ़ाई, तो ओवरऑल कितनी बढ़ा दी, 15 + 10 हो जाएगा। 10 + 15 + 150/100, तो कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस के 1.5 और 25 प्लस के 1.5 का मतलब हो जाएगा 26.5। आंसर कितना हो जाएगा, ए डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 24 नंबर। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, देखो x बराबर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में है ये आपका 56 प्लस फिर अंडर रूट में है 56 प्लस फिर अंडर रूट में है 56 और इसी तरीके से अंत तक गया है, ठीक है। आपको बताना x² का मान। मैंने आपको बताया था जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो उसको फैक्टर में ऐसे को फैक्टर में डिवाइड करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। कैसे, जैसे 7 × 8, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर 1 है। अब जो इसका आंसर डिपेंड करता है साइन पे। अगर साइन प्लस का है तो आंसर होगा पॉजिटिव नंबर, बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर आंसर होगा इसका, साइन पॉजिटिव। तो इसका x² करना है, यानी कि 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। समझ गए बात को। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है देखो 25 नंबर। एक शहर ABC में जनसंख्या 2,51,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय में 80% जनसंख्या पर मुफ्त परीक्षण कर सकता है। शेष लोगों को भुगतान किए गए परीक्षण करने थे। भुगतान किए गए परीक्षण में 90% लोग नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक आते हैं। कुल मृत्यु दर केवल सकारात्मक रोगियों के लिए है और 25% है। शहर में अब तक कितनी कुल मृत्यु ज्ञात की गई है कीजिए अगर सभी स्वास्थ्य रूप से परीक्षण किए गए रोगी नकारात्मक आते हैं तो
तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझेंगे एक बार इसको ध्यान से समझेंगे। देखो शहर की जो जनसंख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, तो टोटल शहर की जो टोटल जनसंख्या दी हुई है वो दी हुई है 2,51,000। इतनी आपको बात समझ में आ गई, 2,51,000। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो निशुल्क परीक्षण है, मुफ्त जो परीक्षण है, निशुल्क परीक्षण है, उसका प्रतिशत 80% है। यानी कि 80% निशुल्क परीक्षण हो रहा है। तो 80% निशुल्क परीक्षण हो रहा है, ये बात आपको ध्यान से समझ में आ गई। भुगतान किए गए परीक्षणों के लिए लोगों का जो प्रतिशत है वो नकारात्मक आता है 90%। यानी कि जिन लोगों ने, जो 20% लोग बचे जिन्होंने भुगतान किया, उन लोगों में से जिन्होंने भुगतान किया, जिन्होंने लोगों ने भुगतान किया, उसमें से दोस्तों देखो एक बात मुझे बताइए, यहाँ से 80% लोगों ने भुगतान नहीं किया, मतलब 80% लोग मुफ्त हैं, तो यहाँ के आप 20% का मान निकाल दो। यहाँ से आप 20% का मान निकाल दो, 20% का, क्योंकि जिन्होंने भुगतान किया उसका मान हम निकालें, जिन्होंने पैसे दिए, तो उसका मान अगर आप निकाल दोगे तो कितना आएगा, उसका मान अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आएगी, वो आएगी आपके पास 5,200 आएगी। यानी कि 5,200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क दिया है, अपने परीक्षण का शुल्क दिया है। अब इसमें भी जो है दोस्तों 5,200 लोगों में से भी क्या है, 90% क्या है, 90% क्या है दोस्तों, 90% इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 90% लोग नकारात्मक आते हैं। तो 90% लोग नकारात्मक आते हैं, यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। इसका 90% आप निकाल दीजिए। अब अगर नकारात्मक आते हैं तो सकारात्मक निकाल दीजिए आप यहाँ से। तो कुल मृत्यु दर जो है केवल सकारात्मक लोगों की है और उसमें से 25% लोगों की मृत्यु हुई है। देखो ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे बताइए, यहाँ से ये लोग वो हैं जिन्होंने पैसे दिए, यानी कि जिन्होंने परीक्षण के पैसे दिए, और उसमें से भी 90% लोग क्या हो जाते हैं, 90% लोग नकारात्मक निकल जाते हैं। तो नकारात्मक लोग कितने होते हैं, नेगेटिव जो लोग हो जाते हैं वो कितने आ जाते हैं। आप इसका 90% निकालोगे तो जो आंसर आएगा निकल के, वो निकल के आएगा 45,180। यानी कि 45,180 लोग जो है वो नकारात्मक है। तो सकारात्मक कितने होंगे, पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 0, 2 बचेगा, और ये बचेगा 0, ये बचेगा आपके पास 5। यानी कि 5,200 लोग बचे जो सकारात्मक हैं। अब इस 5,200 लोग में से भी दोस्तों 25% लोग ऐसे हैं जो क्या है, मृत्यु है जिनकी। तो इसमें से 25% लोग निकाल दो आप। जब 25% लोग निकालोगे, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा ना ये, तो 4 से ही काट दो इसको। 4 से जब काटेंगे कितनी बार कटेगा, देखो 12 चौक 48 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। 2 बचेगा, 12 पंजे 2 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो 1255 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 1255 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, राकेश, सैम और राज को एक काम पूरा करने के लिए क्रम से 6 दिन, 9 दिन और 12 दिन लगते हैं। 6 दिन लगते हैं, 9 दिन लगते हैं और 12 दिन लगते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब क्या इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना ले लो, 36 ले लो एलसीएम। 6 छंग 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास राकेश, ये हो जाएगा आपके पास सैम, ये हो जाएगा आपके पास राज। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, भाई काम पूरा करने के लिए शिफ्ट में काम करने को तैयार हो जाते हैं। यानी राकेश पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन सैम काम करेगा, तीसरे दिन कितना, राज काम करेगा। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, पहले दिन 6 काम होगा, दूसरे दिन 4 काम होगा, तीसरे दिन आपके पास 3 काम होगा। तो जो 3 दिन में काम होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके पास 13 काम। कितने दिन में, 3 दिन में हो जाएगा, 3 डेज में। ठीक है। आप 13 की मल्टीप्लाई करो, 13 चौक का 52 होते हैं, 13 दूनी 26 होते हैं। तो 13 दूनी 26 काम जो हो जाएगा दोस्तों वो कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिनों में हो जाएगा। 6 दिनों में 26 काम हो जाएगा। अब जो बारी है वो किसकी बारी है, अब जो बारी है दोस्तों वो 6 की बारी है। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक बात कह सकता हूँ क्या, कि जो अगले दिन का काम है वो अगले दिन का काम कौन करेगा, सैम करेगा। सैम करेगा, यानी कि जो यहाँ को मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले दिन कितना, 7वें दिन कितना काम हो जाएगा, 7वें दिन काम हो जाएगा 6 काम हो जाएगा, यानी कि 32 काम हो जाएगा। अब 8वें दिन कितना काम हो जाएगा, 8वें दिन 4 काम होगा, क्योंकि ये करेगा काम, कौन करेगा, राकेश, सैम करेगा। सैम करेगा 4 काम, तो कितना हो जाएगा, 36 काम। यानी कि 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा, 8 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, 28 नंबर। यदि किसी संख्या का 55% का 15%, 55% का 15% 2475 है। 55% का किसी संख्या, मैंने मान ली x कोई संख्या है, उसका 55% का
15% जो है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 2475। तो उस संख्या का 14% निकालना हमें, उस संख्या का क्या निकालना, 14%। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, 5 से कट जाएगा 11 बार, 5 से कट जाएगा आपका 20 बार। ठीक है, 11 से इसको काटो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 75 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 75 चौका कितने होते हैं, 300 होते हैं, यानी कि 300 और 300 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि 30,000 आ जाएगा। इसका एक्स की वैल्यू 30,000 है, उसका 41% निकालना, 41/100 निकालना है। 00 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 12,300 कितना हो जाएगा, 12,300 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। दो संख्या का अनुपात 5:4 है, फिर दी गई दो संख्या में से प्रत्येक में से संख्या बाई घटा दी जाती है ताकि परिणाम जो आ जाता है वो 2:1 हो जाता है। अब दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से प्रत्येक में समान संख्या बाई जोड़ दी जाती है तो परिणाम कितना होगा, ये बताना। आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझेंगे। मुझे बताओ 5:4 अनुपात था, इसमें से बाई घटाया तो 2 कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गई बात। आप मुझे बताओ इसमें से, क्योंकि दोनों में से बाई बाई घटा, तो इसमें कितने यूनिट कम हुआ, इसमें 3 यूनिट कम हुआ, और इसमें भी कितने यूनिट कम हुआ, इसमें भी 3 यूनिट कम हुआ। यानी मैं कह सकता हूं कि बाई का जो मान है दोस्तों वो 3 यूनिट है, बाई का जो मान है वो 3 यूनिट है। ठीक है, बाई का मान 3 यूनिट आ गया। अब इसने बोला कि स्टार्टिंग वाले में ऐड करना है बाई, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 3 इसमें ऐड करेंगे 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा 8:7। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया। इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है, तो दोनों साथ काम करेंगे तो 5 की क्षमता से काम करेंगे, और 5 दिन तक काम किया तो 25 काम हो गया। 25 काम हो गया उनका 5 दिन में, 5 दिन में 25 काम हो गया, और कार्य किए और चले गए, फिर चले गए, यानी कि 25 काम करके चले गए। तो 60 में से 25 काम अगर इन्होंने कर दिया दोस्तों, 60 काम में से इन्होंने 25 काम कर दिया, तो 60 में से 25 काम अगर इन्होंने कर दिया तो कितना बचा, काम बचा आपके पास 35। अब 35 काम बचा और ये चले गए। अब शेष कार्य सी ने अकेले 7 दिनों में पूरा किया। सी ने जो काम किया 7 दिनों में पूरा किया। अगर ये 7 दिनों में पूरा करेगा तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। तो इस सी की क्षमता हो जाएगी, सी ने 7 दिनों में पूरा किया, सी की क्षमता 5 आ जाएगी। भुगतान को उनके बीच अनुपात में विभाजित कीजिए, तो 3:2:5 आ जाएगा। 3:2:5 नहीं आएगा, कैसे आएगा, काम के बाद आएगी बात। देखो कैसे, अब मुझे बताइए 5 दिन तक काम किया किसने, ए ने, तो 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 की क्षमता से 5 दिन तक काम बी ने किया, ये आ जाएगा। अब 7 की क्षमता से 7 दिन तक काम किया 5 की क्षमता से, तो 5 तो सब में से कट जाएगा, तो जो इनका रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 3:2:7 के अनुपात में, 3:2:7 के अनुपात में। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, बी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगले क्वेश्चन की अनुपात है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 31। 6,000 रुपए पर 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2 वर्ष में 12% वर्ष की दर से 9,000 रुपये पर साधारण ब्याज के बराबर है। आर का मान बताना। देखो इसने बोला है कि 6,000 रुपये पे 4 साल के लिए और 8% ब्याज दर से जो ब्याज है वो 2 वर्ष के लिए 12% ब्याज दर से 9,000 रुपये जो ब्याज है उसके बराबर है। तो आर का मान निकाल देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 9। तो आर का मान कितना आ जाएगा 9, यानी कि 3 आंसर इसका हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, देखो 2 रेलगाड़ी हैं ए और बी, ठीक है, 2 रेलगाड़ी ए और बी हैं, एक ही समय पर शुरू होती हैं, एक ही समय पर शुरू होती हैं और क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से दर से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ये ध्यान रखना है, दूसरे की ओर बढ़ती हैं।
जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 340 किलोमीटर क्या हो जाती है, अधिक चल जाती है। तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी क्या होगी, देखो समझेंगे ध्यान से। इसमें जो पहली गाड़ी ट्रेन 1 मैं मान लेता हूँ, T1 जो है उसकी जो लंबाई है तो उसकी जो स्पीड दी हुई है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। और जो T2 है दोस्तों, T2 उसकी दूरी कितनी दी हुई है, उसकी 27 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक चीज़ मुझे बताइए, इसकी जो सापेक्ष गति होगी वो कितनी होगी। आप बोलोगे भैया दोनों की गति ऐड होगी, जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो दोनों की गति ऐड होगी। जब दोनों की गति ऐड होगी तो आप मुझे बताओ, मैं मान लेता हूं कि जो इनके बीच की जो दूरी होगी, ए और बी के बीच की दूरी, ये ए है हमारे पास और ये बी है, इनके जो बीच की दूरी है ये इस दूरी को पार करने में मान लेते हैं टी समय लेती है, टी समय लेती है। तो इनकी जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष जो गति है वो दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी कि 10 + के 27 हो जाएगी, 10 + के 27, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ना, ऐसे करके चल रहे हैं। अब कितना, इसकी दूरी को मान लेते हैं हम x, और x बटे कितना हो जाएगा 37, और 37 बराबर कितना हो जाएगा टी समय। आगे यहाँ पे बात समझ में, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x बराबर आ जाएगी 37t, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 37t हो जाएगी, 36t हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई, 37t हो जाएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ना, एक चीज़ आपको यहाँ से ध्यान से समझनी है। क्या, मैं आपको एक चीज़ बताने चाहता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 10t और प्लस के 27t ऐड किया, तब जाके हमारे पास ये टोटल दूरी आई। अब आप एक बात मुझे समझाइए यहाँ से, देखो जो दूसरी जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी तो अधिक है पहली वाली दूरी से। अब यही उसने बोला है कि जो पहली वाली दूरी से अधिक है उसका मान उसने दिया हुआ है कितना, उसका मान उसने दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से। देखो इसको मैं ऐसे करके ना लिख के, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो ऐसे समझो आप, ये टी समय लेती है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x बराबर t × 10 + के 27, ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एक जो अधिक चाल से अधिक चल रहा है, मतलब जो जिसकी चाल अधिक है तो वो तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो इसमें जो दूरी हो जाएंगी, ये टोटल दूरी है, ये इसके ए के द्वारा तय हुई है, ये बी के द्वारा, तो इनका जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यानी कि 27t माइनस के 27t माइनस के कितना, 27t माइनस के 10t कितना हो जाएगा, 27t माइनस के 10t बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 340 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से 17t बराबर कितना हो जाएगा, 17t बराबर 340, तो यहाँ से t का मान आ जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। अब अगर t का मान 20 आ गया तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि कुल दूरी कितनी है, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, कुल दूरी कितनी t से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 × 37, तो 20 × 37 कितना हो, 37 दूनी होते हैं 74, यानी ये हो जाएगा आपके पास 740। तो 740 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 740 किलोमीटर आ जाएगी पूरी दूरी। आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा दोस्तों, पड़ोसियों में एक शादी है तो वहाँ पे डीजे बज रहा है, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो, आप लोग भी शादी करना, शादी में बुलाना। देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड का औसत क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर क्या दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है 50, मैं इनका सम मान लेता हूँ 150 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 3 से। x और y का औसत क्या है, औसत वजन इतना है 44, तो x + y का मान यहाँ से निकाल दूंगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 दूनी 88 होते हैं, 88 और 1 89 हो जाएंगे। अब y + z का मान भी मैं यहाँ से निकाल दूंगा, y + z कितना हो जाएगा, 53 दूनी 106, 106 और 107 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। यदि x y z का जो वजन है क्रम से p q r है, तो p + q/r का मान निकालना, यहाँ से अलग अलग सबका वजन निकल जाएगा। यहाँ से अगर मैं इनका अंतर निकालूंगा तो यहाँ से z का मान निकल जाएगा, z का मान कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों इसको घटाऊंगा इन दोनों को, तो यहाँ से आपका x का मान निकल के आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया x बराबर आ जाएगा 43, हाँ। अब x बराबर कितना आ जाएगा 43, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, आप इसमें ऐड कर दो, आप x की वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, x की वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा और 4 आएगा, 46 आएगा, ठीक है। अब इनका मान क्या दे रखा, इनका मान अलग अलग दे रखा p q r, तो p + q यानी कि p का मान कितना z का, x का सॉरी, और q मान है y का और r मान है z का।
तो ये हो जाएगा आपके पास P, ये हो जाएगा आपके पास Q, ये हो जाएगा आपके पास R। तो P प्लस Q कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 104 आ जाएगा। 104 बटे कितना हो जाएगा, 46, 104 अपॉन 46 आ जाएगा। तो 46 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप निकाल दो। इसका आंसर जो आ जाएगा आपके पास दोस्तों, देखो जीरो से जीरो तो नहीं करेगा क्योंकि एक बार तो चला ही जाएगा, एक बार चला जाएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो लगभग जो आंसर इसका आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 1.46 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। देखो स्क्वायर है 1 से लेके 81 तक का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 81 से लेके 1 का स्क्वायर है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें फॉर्मूला लगाओगे n पदों के वर्ग का फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस के 1 इंटू 2n प्लस के 1 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 100, और इसकी मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो बस डायरेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, और प्लस इसमें कर दो 100। तो जो आंसर आएगा वही उत्तर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर आपका आएगा ए ऑप्शन। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ 35 नंबर की। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेशन ए स्टेशन बी से, एक स्टेशन ए है दोस्तों, एक स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 530 किलोमीटर है। 530 किलोमीटर इनकी दूरी है। एक रेलगाड़ी सुबह 9 बजे स्टेशन ए से चलती है, सुबह 9 बजे ए से चलती है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। स्टेशन बी की ओर चलती है, बी की ओर चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे यहाँ से दूसरी ट्रेन बी से चलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है। तो एक ही ओर चलती है, वे किस समय के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे। देखो मुझे बताओ, अगर 10 बजे से दूसरी ट्रेन शुरू हुई तो मतलब ये वाली ट्रेन भी 10 बजे के आसपास चलाओ आप, तो 90 किलोमीटर ये 1 घंटे में चली जाएगी, तो यानी कि ये 90 किलोमीटर की आ गई, तो ये दूरी कितनी बचेगी आपके पास, 440 बचेगी। समझ में आ गई बात, 440 बचेगी, क्योंकि 90 किलोमीटर तो दूरी ए चल चुका है। अब 440 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्तों, वो दोनों की सापेक्ष गति से तय होगी। तो दोनों की सापेक्ष गति कितनी है, 9 दूनी 18, 180 है। अब 180 को आप 440 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 100। सॉरी 100 क्यों आएगा मल्टीप्लाई, 100 कहाँ से आ जाएगा भाई, कोई परसेंटेज थोड़ी ना निकाल रहे हम, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। तो आप इसको डिवाइड करो, देखो आप इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये आपके पास कितनी बार जाएगा, 2 से 22 बार जाएगा। ये 2 से कितनी बार जाएगा आपके पास, ये 2 से 9 बार जाएगा, यानी कि 22/9, 22/9 घंटे में। और 22/9 का मतलब होता है 9 दूनी 18, यानी कि 12 बजे के बाद की बात है। तो 12 बजे के बाद सारे हैं, देखो 10 बजे से लगाएंगे ना, यहाँ पे 10 बज जाएंगे। जब ये अपनी 90 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा तो 10 बज जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी एक साथ। अब आप एक काम करो, यहाँ से मिनट निकाल लो, या तो आप यहाँ से इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ऐसे करो आप, एक काम करो यहाँ से दोस्तों, एक काम करो, 22 बटे कितना है, 22 बटे कितना है दोस्तों, इसको मैं 2 सही 4/9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा, तो 2 घंटे तो ऐड हो ही जाएंगे, यानी कि 12 तो बज ही जाएंगे। अब 4/9 का आप मिनट में चेक कर लो, मिनट कितनी हो जाएगी, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी मिनट आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा 3 बार आएगा, 20 बार, तो 80 बटे कितना आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा, 80/3 आ जाएगा ना, 80/3 मिनट आ जाएगी। अब इसको, ये 80/3 आ गई, अब इसको मिनट में चेंज करो आप, 80/3 आ जाएगी, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बचेगा 2, और 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी कि 26 सही, ये हो जाएगा 26 सही आपका। 26 सही कितना लिख सकते हैं इसको हम, 26 सही कितना लिख सकते हैं, मैं इसको आपको और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 26 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 26 दूनी कितने होते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 26 क्या कितने होते हैं, 26 या 78, 78 सही 2/3 आ जाएगा। अब ये आ जाएगी मिनट, तो 26 मिनट हो जाएंगे, यानी कि सब में 26 मिनट है। अब 2/3 को सेकंड में चेंज कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी 60 से, तो 20 या 40 सेकंड आएगा, तो 40 सेकंड इसमें है, यानी कि 12:26 40 सेकंड में ये मिलेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अच्छा जी, ये ब्लैंक पेपर है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है, देखो मोहित ने 64,000 रुपए में एक घर को खरीदा और 5% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 1.5 वर्ष बाद भुगतान करने का वादा किया। 1.5 वर्ष बाद भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा। अच्छा जी,
अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 साल का। देखो ध्यान रखेंगे, आप मुझे बताइए, इसको मैं डायरेक्ट ही करके आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक बार ध्यान से समझेंगे, हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज निकाल देंगे। देखो 6400 रुपये, 64,000 रुपये हमारी धनराशि है, उस पर 5% का ब्याज मिलेगा हर वर्ष। 5% ये पर एनम के हिसाब से, तो 2.5% हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप से, 2.5% हो जाएगा अर्धवार्षिक रूप से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल दो, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी भैया 1000 बटे यानी कि 1/40 हो जाएगी, 1/40 हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ 3 साल की बात, क्योंकि 1.5 साल की बात है तो 3 साल बन जाएंगे अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 40 से कितना हो जाएगा, 40 से 41 हो जाएगा, फिर 40 से 41 हो जाएगा, और फिर दोस्तों 40 से 41 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, 41 का स्क्वायर निकाल दो, आप कितना आएगा, आप यहाँ से 41 का स्क्वायर निकाल दो, आप यहाँ से क्या कर दो, 41 का स्क्वायर निकाल दो। जब आप 41 का क्यूब निकालोगे, सॉरी 41 का क्यूब कितना आएगा, 41 का जो क्यूब आएगा वो आएगा आपके पास इतना 68,921, और ये आएगा आपके पास 64,000। तो इनका जो अंतर होगा वही आंसर हो जाएगा, बस आप निकाल दो, कितना बचेगा, 4,921 बचेगा, 4,921 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके 6400 के, इसके बराबर हो जाएगा। इसका अंतर ब्याज निकालना ना, तो ब्याज आएगा आपके पास 4921। समझ गए बात को, समझ गए नहीं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है, अब बी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ आपके पास ये है, तो आपको बताना है ये, इसका मान बताना है। बी का अर्थ जो है ना दोस्तों, बी का अर्थ है माइनस, यहाँ पे बी का अर्थ माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो आंसर निकालेंगे। देखो 15, सी का अर्थ क्या है, गुणा 5, बी का अर्थ है माइनस, ये माइनस होगा, भाग होना चाहिए ना, और ये हो जाएगा आपके पास, नहीं नहीं सही है, सी का अर्थ गुणा है, तो 7 गुणा कितना होगा 8, और ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है प्लस, और प्लस हो जाएगा 7। देखो 5 75 हो जाएगा, और 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और प्लस के 7 आ जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपको दोस्तों 15 में से 9 बचेगा, 9 और 7 कितने होते हैं, 18, 9 और 7 16 होते हैं ना, तो 26 बचेगा, 26 आंसर। देखो ध्यान रखेंगे, ये कितना बचेगा आपके पास, 16 बचेगा ना, यहाँ पे 16 नहीं 19 बचेगा, 19 प्लस के 7 हो जाएगा 26। समझ में आ गई बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 39 नंबर की। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। ओके, अब इसमें पहला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, तो 12 माइनस के 7 गुणा के 6 बराबर 90, तो 12 छंग 72, 7 छंग 42, 42 में से आंसर नहीं हो सकता। अगले को चेक करके देखते हैं, 12 माइनस के 7 भाग 6 बराबर 90, ये भी नहीं हो सकता। अगले को चेक करके देखते हैं, 12 प्लस के 7 छंग 42, ये भी नहीं हो सकता। अगले को चेक करके देखते हैं, 12 सत्ते 84, 84 प्लस 6 90, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का आज का, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एंथुजियास्टिकली शब्द में से सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, सभी स्वर हटा देते हैं, ये हट जाएगा स्वर, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर शब्द के अक्षरों को वर्ण के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, मतलब जैसे लेटर होता है उसके हिसाब से। तो आप इसमें देखो, ये बचेगा आपके पास एन बचेगा, टी बचेगा, एच बचेगा, एस बचेगा आपके पास, एस बचेगा, टी बचेगा, सी बचेगा, एल बचेगा, एल बचेगा, बाई बचेगा। तो सबसे पहले तो सी आएगा, सी के बाद कौन सा आएगा, फिर एच आएगा, फिर आपके पास एन आएगा, फिर आपके पास कितना आएगा 9, फिर इसके बाद एल आएगा ना, फिर इसके बाद आएगा एल, तो डबल एल है तो डबल एल लिख देंगे, डबल एल आएगा। उसके बाद आपके पास आएगा दोस्तों एन, उसके बाद आपके पास आएगा डबल एस, उसके बाद आपके पास आएगा बाई। तो दाएं से तीसरा अंत, दाएं से तीसरा बताना, दाएं से तीसरा है एस, तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास मॉक टेस्ट नंबर 16 भी आपका कंप्लीट हो गया, और इस मॉक टेस्ट को आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपने शायद इसमें छोड़ा है, जो एन वाला क्वेश्चन था, वो मैं एक बार देख के आपको उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, और अगर आप उस क्वेश्चन को कर पाओ तो आप करके देख लेना, करके देखना। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है। 16 हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आपको टेलीग्राम यहाँ से आप पीडीएफ से ऐड हो सकते हैं, मतलब आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं। अगर आपको डेली टारगेट चाहिए, जो आपका यूपीएसआई का टारगेट मिलता है डेली, हिंदी इंग्लिश हिंदी
और आपका रीजनिंग, मैथ और जीएस का जो डेली टारगेट मिलता है, ये हमारा एक टारगेट ग्रुप है। इसमें लगभग 35 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं अभी। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड हो सकते हैं, आपको डेली टारगेट मिलेगा, वो आपको टारगेट डेली अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।